हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ अहम खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात भी हो सके और मुख्तलिफ नज़रियात सामने आ सकें। वो गहराई सोचने समझने की जो ख़त्म की जा रही है गोदी मीडिया के ज़रिए, आपको खबरें नहीं पहुँचाई जा रही, बाकी दुनिया की हर बात इधर-उधर की बताते रहेंगे, लेकिन आपको काम की बात नहीं बताएंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि जानकार लोगों से बात करें, जो कुछ खबरें चल रही हैं उस पर चर्चा हो ताकि कुछ और एक्स्ट्रा कुछ गहराई तक मालूमात हो सके। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं गौहर रजा साहब, जो जाने माने साइंटिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उर्दू के बहुत ही अहम शायर हैं और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बहुत ही अहम बनाई हैं आपने, बहुत ही तारीखी किस्म की, जिसके बारे में आपसे पहले बता चुका हूं। आज जो इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे वो ये कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया है, ऑर्डिनेंस लाया गया है, वो क्या संविधान के मुताबिक है? क्या ये जो एथिक्स होते हैं सियासत में, क्या उसके मुताबिक है? क्या बगैर पार्लियामेंट, ना तो पार्लियामेंट में डिस्कस हो कोई फैसला, ना ही अदालत में, और उसके बीच में कुछ कर लिया जाए, क्या वो रास्ता है तीसरा? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है जिसका नाम सेंट्रल विस्टा रखा गया है। उसका 28 मई को इनॉग्रेशन होने जा रहा है और उस इनॉग्रेशन को भी मोदी जी अपने ही नाम रखना चाहते हैं और जो संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट की कर्ता धर्ता सबसे अहम शख्सियत जो होती है वो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, उनको नहीं बुलाया जा रहा है उस इनॉग्रेशन में। तो क्या कुछ चाहते हैं मोदी जी? कर्नाटक हार के बाद अब किस मोड में है सरकार, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सब के बीच अपोजिशन के बीच में कोई तालमेल, कोई इत्तेहाद बेहतर होता नजर आ रहा है। 2024 की तैयारी उधर भी है और इधर भी है, कैसी है तैयारी, इस पर बात करेंगे। गौहर रजा साहब, वेलकम है। आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि कम से कम मैंने तो नहीं देखा 40 साल तकरीबन मुझे पत्रकारिता करते हुए, और उससे पहले जितना स्कूल और कॉलेज का जमाना था उस वक्त भी कभी ये नहीं सुना था कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक फैसला दे और यूनानिमस फैसला दे, उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाए सरकार। ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं दो तीन बातें इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश के हर नागरिक को परेशान होना चाहिए। देखिए, आम आदमी की जो आवाज़ होती है, उसको डेमोक्रेसी में, उसको लोकतंत्र में कई तरह से सुनने की, सुनाने की, दोनों की कोशिश की जाती है और उससे आगे बढ़ता है समाज। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उसमें एक तरफ मीडिया होता है, दूसरी तरफ सरकार खुद होती है, तंत्र होता है। तंत्र का मतलब ये है कि जो पुरानी हमारी सारी लेगेसी है, यानी हमने एक 100 150 साल तक स्ट्रगल किया, नए ख़्यालात आए, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। वो जो पूरी हिस्ट्री है हमारी, वो सारी की सारी हमारा जो तंत्र होता है, यानी ढाँचा जो होता है, वो उसका निगहबान होता है। और उसी का निगहबान होता है हमारा न्यायालय, यानी जुडिशरी, उसकी निगहबान होती है। यानी ये कि आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में। आम आदमी ने ये फैसला हिस्टोरिकली लिया है, पूरा वक़्त लगा करके पूरे मुल्क ने इसके ऊपर विचार किया है और उसके बाद ये कहा है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं और ये चीज़ें नहीं की जा सकती। उसको हम कानून कहते हैं। जब कानून हमने उसे कह दिया, तो समाज के अंदर कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि कानून एक डेमोक्रेसी के अंदर बाधा बनता है। अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जैसा बनने लगता है, जैसे वक़्त गुज़रता है उसके साथ-साथ।
पर ये बड़ी अजीब और अद्भुत बात है कि हमारे देश में अब जो सरकार आई है, वो सरकार कहीं ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक दिखाई दे रही है न्यायालय के मुकाबले। न्यायालय बार-बार कह रहा है कि 4 जजों ने आकर के कहा कि डेमोक्रेसी को खतरा है। उसके बाद कई फैसले आए इस तरह के जिसमें उन्होंने कंसर्न दिखाया, चिंता जताई कि डेमोक्रेसी को खतरा है। अब जो दिल्ली वाला मसला फँसा और उसमें केजरीवाल की सरकार गई न्यायालय तक, तो भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि चुनी हुई गवर्नमेंट जो है, उसकी ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। वो अवाम की सीधी आवाज़ है, वो अवाम की आज की आवाज़ है, अभी की आवाज़ है और उसको सबवर्ट करना, उसको दबाना, उसको कुचलना और गवर्नर को इसके लिए इस्तेमाल करना ये गलत है। फैसले को अगर हम देखें तो ये बात कही। मैं उसके निटी-ग्रिटीज़ में ना जा सकता हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ उस एरिया का, लॉयर, मुझे लॉ ज़्यादा पता नहीं। पर मैं एक आम शहरी की नज़र से अगर देखता हूँ, तो उस फैसले का लुब-लुबाब ये है कि भई जो चुनी हुई सरकार है, जिसको मैंने एक नागरिक की तरह से वोट दिया है, वो अच्छी है या बुरी है, ये अलग बात है। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा इस सरकार की, ये कह कर के या किसी भी सरकार की और ना किसी की बुराई कर रहा। पर मैंने जिसे वोट दिया या ज़्यादातर लोगों ने मेजॉरिटी ने जिसको वोट दिया, वो सरकार जो है, वो फैसले लेगी आम आदमी की ज़िंदगी से रिलेटेड। दिल्ली में क्या किया गया? दिल्ली में ये किया गया कि भई सरकार और केंद्रीय सरकार, यानी मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, दोनों टक्कर पे हैं और मोदी सरकार इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि उस सरकार की आवाज़ और उस सरकार के काम को पूरी तरह से कुचल दिया जाए और उसका इस्तेमाल लगातार गवर्नर कर रहे हैं, के थ्रू किया जा रहा है। गवर्नर ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और इस जब हाथ में ले ली तो केजरीवाल की सरकार कोर्ट गई। कोर्ट कहीं ज़्यादा डेमोक्रेटिक दिखाई दे रहा है। ये बड़ी अजीब बात है, अद्भुत बात है कि कोर्ट इसमें डेमोक्रेटिक है और जो सरकार है, वो अनडेमोक्रेटिक है। अब ये जो अध्यादेश आया, इसने क्या किया? अध्यादेश कोर्ट का ऑर्डर बदल सकते हैं, क्योंकि कानून बनाने का हक तो सरकार के पास है, पार्लियामेंट के पास है या जो असेंबलीज़ हैं, उनके पास है, उनकी अपनी पावर्स हैं दोनों। तो अब जो दिखाई दे रहा है पूरा सीन, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि पार्लियामेंट को भी बाईपास कर दिया गया। पर वो भी एक लीगल है, वो भी एक तरीका है मुल्क में, समझ में आता है। लेकिन मकसद क्या होगा? जब आप पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हैं, तो क्या ऐसी आफ़त आई हुई थी मुल्क के ऊपर कि पार्लियामेंट बिठाई नहीं जा सकती थी, इसलिए हमने सीधे के सीधे अध्यादेश से इसका काम चला लिया। वो इमरजेंसी पावर है गवर्नमेंट के पास। अध्यादेश जो है वो नॉर्मल पावर नहीं है। वो एक इमरजेंसी की पावर है कि जब ऐसा वक़्त हो कि पार्लियामेंट नहीं मिल सकती, कोई वजह है, बिल इंट्रोड्यूस होने में देर हो रही है, लेकिन फौरी तौर पर काम किया जाना है कोई, तो आप अध्यादेश का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर उसका मकसद ये हो कि आप न सिर्फ़ जुडिशरी को सबवर्ट कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को कुचल रहे हैं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवाज़ को कुचल रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो समझने की ज़रूरत है कि इस अध्यादेश का मकसद क्या था? एक तरफ जुडिशरी को ये बताना था कि तुम कुछ भी करो, तुम डेमोक्रेसी के अगर फ़ेवर में खड़े होगे, उसके साथ खड़े होगे, तो हम तुम्हारी आवाज़ को कुचल देंगे। और दूसरी तरफ ये बताना था कि डेमोक्रेसी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम से कम दिल्ली में तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि ऑपोज़िशन की सरकार है। ये सारे ऑपोज़िशन के लिए खतरे की बड़ी घंटी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक़्त जिस तरह से देश में देखिए एक बात और बड़ी खुल के मैं बता दूँ कि लोकतंत्र में क्या होता है कि कई पार्टीज़ होती हैं उस समाज में और सारी पार्टी सत्ता के लिए कि हम किस तरह से देश चलाएँगे ज अवाम के पास जाती।
अवाम उनमें से 1 पार्टी को, 2 पार्टी को, 4 पार्टी को या एक कोएलिशन को चुन लेता है और उनसे कहता है कि हाँ साहब, आपने जो वादे किए थे इम्प्लीमेंट कीजिए। अब हमें आपके वादे ज़्यादा पसंद आए कि आप 5 साल, 10 साल जितने भी साल चला रहे हैं, तो लेकिन जैसे ही ये पार्टी सरकार में जाती, तो इन्हें ना सिर्फ ये कि जुडिशरी, बल्कि मीडिया और साथ-साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोअर एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईएएस ऑफिसर्स हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं, वो इन्हें अपने पैरों की जंजीर लगने लगती है। तो एक बैठा हुआ मिनिस्टर है, वो अपने घर पे पार्टी करना चाहता है और वो ये चाहता है कि गवर्नमेंट के पैसे से वो पार्टी हो। तो आईएएस ऑफिसर उसे बता सकता है कि साहब ये नहीं हो सकती, ये खर्चा गवर्नमेंट के खजाने से नहीं हो सकता। तो उसे अपने पैरों में ये जंजीर दिखाई देंगे। जब वो कुछ बदलाव लाना चाहता है कि मैं इस जगह को बंद कर दूं, इस जगह को खोल दूं, रिश्ता बना लूं, नहीं बना लूं, तो लोग जाते हैं कि भाई ये गलत ले रहे हैं फैसला, जुडिशरी के पास जाते हैं। तो जुडिशरी कहती है भाई नहीं हो सकता ये कानून के खिलाफ। तो कान और मीडिया क्या करता है, खड़ा होके कहता है भाई नॉर्मल कंडीशंस में कि भाई ये अवाम की इस वक़्त बड़ी ज़रूरत है कि आप किसानों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान से बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ छोड़-छाड़ के। और वहाँ पर आप ढोल बजा रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं अपनी तालियाँ बजवाने के लिए। आप ठेके दे रहे हैं लोगों को ले जाने के उसमें या बुलाने के उस इवेंट में, जो अवाम का हज़ारों करोड़, आप ये नहीं कर सकते, मीडिया ये कहता है। तो ये मीडिया, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन सब उन्हें अपने पैरों की ज़ंजीर लगने लगता है, तो वो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब अगर किसी मुल्क में मान लीजिए कि माफिया आ जाए, उसके हाथ में सत्ता आ जाए, तो वो क्या करेगा? वो तो अपनी तरह से ऑपरेट करने की आदत रखता है ना माफिया। वो हुँ। तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसके ऊपर कोई भी उँगली उठाए। तो मीडिया को खरीद लिया जाए। हमने ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में होते हुए देखा है। हमने इवन पाकिस्तान में होते देखा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को तो छोड़ दीजिए, कि फिर पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी वैल्यूज़ हैं, जो कदरें हैं, वो सारी की सारी पैरों से कुचलने की कोशिश की जाती है। ये हमें लगातार दिखाई दे रहा है। हमको ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ बलात्कारी भी मौजूद हैं। हमको ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ कातिल भी मौजूद हैं। हमको ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ आग लगाने वाले भी मौजूद। तो वो तो वैसे ही बात करेंगे ना, नफ़रत फैलाने वाले ने तो ज़िंदगी भर नफ़रत फैलाई है। वो पार्लियामेंट में जाके क्या करेगा? नफ़रत ही फैलाएगा। तो इस वक़्त जो दिल्ली की सरकार है, उसके फ़ेवर में जो कुछ कहा था, उसको सबवर्ट करने के लिए जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन अब मैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर आपने सरकार बना ली, आप उसको जिस तरह से चला रहे हैं, वो सबकी नज़रों के सामने है। आपने ईडी भेज दी, आपने अडानी को बचा लिया, आपने बलात्कारियों के फूल डाल दिए, आपने सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया, आपने सीएए पास करने की कोशिश की, 3 कातिल किस्म के अध्यादेश तभी दिए जारी किए थे, पार्लियामेंट के अंदर पास करवा लिए आपने किसानों के खिलाफ, किसान आए खड़े हो गए उठ करके। ये सब कुछ हमारी आँखों के सामने ड्रामा हो रहा है। पुलवामा हो गया, प्रधानमंत्री फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये सब कुछ हमारे सामने आँखों के सामने हो रहा है। तो ऐसे में ऑपोज़िशन जो है, वो 2 तरह से ऑपरेट कर सकता है। एक तो ये कि वो नॉर्मली जैसा होता है समाज में, वो लड़ता रहे आपस में। सीटों के बँटवारे के ऊपर, लोगों के बीच में एक-दूसरे की टाँग खींचना, जो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। कि केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे, ममता बनर्जी किसी और के केजरीवाल से आज झगड़ा हो गया तो कल करीब आ गए वगैरह-वगैरह। ये सारी डायनामिक्स चल रही है एक तरफ और एक-दूसरे के खिलाफ होना ज़रूरी इसलिए है कि भई वही सीटें तो वही हैं, उन्हीं से जीत के आना है हर पार्टी को, तो ज़ाहिर है कि रस्साकशी चलती है। लेकिन जब कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो फैसिस्टिक हो
तो वो पीट-पीट के उस आदमी को जो कल तक सोनिया गांधी के अरेस्ट की डिमांड कर रहा था, यहां तक ले आता है कि वो जाए कि साहब बचा लीजिए हमारी सरकार। कांग्रेस जो बहुत खफा है, उसको भी ये दिखाई दे रहा है कि भाई मिल करके एक ऐसा समाज बनाने का जो तरक्की पसंद हो, जो नफरत के खिलाफ हो। जब हम ऐसा ख्वाब लोगों तक ले जाएंगे तो हम कर्नाटक जीतेंगे। तो उनको भी ये दिखाई दे रहा है। ये जो है ठोका पीटी, इसमें मैं समझता हूं कि इन्होंने मार मार के पिछले 9 साल में जो शार्प कॉर्नर्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, वो इन सब लोगों के उनको राउंड कर दिया है। ऑपोजिशन की यूनिटी की तरफ ये एक और कदम इन्होंने बढ़ाने पे ऑपोजिशन को मजबूर कर दिया। मेरा ये मानना है कि हो सकता है दिल्ली में कांग्रेस को नुकसान, पर इस अध्यादेश के खिलाफ एक आवाज में सबको उठना चाहिए, क्योंकि आज केजरीवाल के ऊपर सिर्फ हमला नहीं। अगर खाली केजरीवाल के ऊपर ये हमला होता तो मैं कहता कि नहीं, वही पुरानी जो डायनामिक्स है चलती रहे। आपका कंपटीशन है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पर मिलके लड़ने को तैयार नहीं है। केजरीवाल मिलके लड़ने को तैयार नहीं थे, पिछली बार सारी सीटें लड़ना चाहते थे, हार गए, सारी सीटें हार गए, कम से कम सेंटर वाली तो हार ही गए। तो ऐसे में ठोका पीटी जो हो रही है वो ऑपोजिशन यूनिटी की तरफ धक्का दे रही है, और ऑपोजिशन की समझ में ये आएगा कि भाई अगर साथ मिलके नहीं बैठे तो हमारे फ्यूचर को खतरा है, इस मुल्क के फ्यूचर को खतरा है, इस मुल्क के संविधान को खतरा है, इस मुल्क के लोकतंत्र। अच्छा, गौहर रजा साहब, आपने 2-3 बातें कही, बहुत ही अहम है कि ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और इस खतरे की घंटी को महसूस करते हुए एक ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस वक्त एक नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस की तरफ से एक दिल्ली लेवल के लीडर ने कहा है कि नहीं साहब, हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल जो लीडरशिप है वो दूसरी तरफ देख रही है। इस ऐसी सूरत में आपको ओवरऑल क्या लगता है, कर्नाटक की जीत, उसके बाद ये दो बड़े वाकयात, अपोजिशन पार्टियां एक साथ आने के लिए उन्हें बहुत से कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपनी, जैसा कि आपने कहा कि वही सीटें हैं, उन्हीं में से जीतना है। अब उसमें कोई ऐसा क्या फॉर्मूला हो, चूंकि अब से पहले के कुछ खास तौर पर यूपी बिहार वगैरह के इलेक्शन ऐसे रहे हैं जिसमें कांग्रेस ने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज उस तरह से नहीं किया जैसे उसे शायद करना चाहिए था, बाद में वो लोग पछताए होंगे। अब इस सिनेरियो में जब राहुल गांधी बहुत खुल करके आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, अब वो मंदिरों का जाने का सिलसिला, दिखाने का सिलसिला जो था सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, वो भी कम हुआ है। कर्नाटक में जो 6% शिफ्ट हुआ है वोटर्स का जेडीएस से कांग्रेस की तरफ, चूंकि बीजेपी का वोट शेयर तो वही रहा है, तो वो भी ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने उन्हें सपोर्ट किया है। इसके नतीजे में कांग्रेस को बहरहाल यहां तक कितनी सीटें हासिल करने में मदद मिली है। अब वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी ट्रेवल कर रहे हैं राहुल गांधी, यानी वो बिल्कुल ग्रास रूट पर चीजों को समझना चाह रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी काफी ईमानदारी से, मजबूती से आरएसएस से लड़ना चाहते हैं। ऐसी हालत में कांग्रेस को किस हद तक कंप्रोमाइजेस करने चाहिए रीजनल पार्टीज के साथ, कैसा वो फार्मूला हो, कोई आपने कुछ गौर किया हो, आप अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, आपने तो बहुत सारे मसले एक साथ उठा दिए काज़मी साहब। कर्नाटक से लेकर के और सेंटर तक बात पहुंच गई। एक तो ये जो कैंपेन पूरा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से कर्नाटक की सीटें हार गए, मैं इससे एग्री नहीं करता और डेटा इसके साथ खड़ा नहीं है। जहां जहां पिछली बार बीजेपी मजबूत थी,
वहाँ-वहाँ उनका वोट शेयर घटा है और जहाँ-जहाँ उम्मीद नहीं थी और जहाँ वो कमज़ोर थे बहुत, उन इलाकों में उनका वोट बढ़ा है। तो इसके पीछे मुझे ईवीएम का हाथ दिखाई देता है, क्योंकि इसकी कोई वजह दिखाई नहीं देती कि जिन जगहों के ऊपर कमज़ोर हुआ, उन जगहों पे बढ़ जाए एकदम से और इसलिए वोट शेयर बराबर दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से ऐसा हो गया, मेरा मानना ये है कि गलत है। मुसलमान हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करते रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करते रहे हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। ये बात सही है कि इस बार बँटवारा नहीं हुआ, वोटों का मुसलमानों के या क्रिश्चियंस के वोटों का बँटवारा नहीं हुआ और उससे बीजेपी को सीटों का तो नुकसान हुआ ही। पर दूसरा मसला जो आपने उठाया कि आगे आने वाले वक़्तों में क्या फ़ॉर्मूला हो सकता है जिसकी बेसिस के ऊपर इस मुल्क में सारी की सारी ऑपोज़िशन पार्टीज़ इकट्ठा हों। लेकिन उससे पहले भी आपने एक मसला उठाया कि ममता बनर्जी का आज बयान बदला है, केजरीवाल का बयान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव का बयान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इनसे सबसे पहले बदलने वाले थे नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ करके एक नई सरकार बनाई थी उस वक़्त और जिसमें कांग्रेस की शमूलियत थी। देखिए, वहाँ पर जिस तरह नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज़ किया सीटों के ऊपर जिसका नुकसान भी हुआ एक हद तक क्योंकि कांग्रेस सीटें नहीं जीत पाई। ज़्यादातर सीटें जो थी कांग्रेस के ही पाले में जो दी गई थी, उस पे हार हुई थी। उसके बावजूद नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ खड़े। इसकी वजह क्या है? कल तक ममता बनर्जी और केजरीवाल और अ, अखिलेश यादव ये कांग्रेस के खिलाफ अगर कभी ज़हर उगल रहे थे और कभी थोड़ा-सा नरम हो जाते थे। आज वो वैसी बात नहीं कर रहे। कर्नाटक में अवाम ने ये बताया है कि हमें नफ़रत की राजनीति बर्दाश्त नहीं है। ये एक मैसेज बहुत ही साफ और क्लियर है और इसी वजह से हमें ये दिखाई देता है। अब वो मुसलमानों ने वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया, इन्होंने वोट दिया, ऊँची जाति ने दे दिया, नीची जाति ने ये सारी चीज़ें हैं बकवास। असल में मेजॉरिटी ने वहाँ पर ये मैसेज दिया है कि हमें नफ़रत की राजनीति बर्दाश्त नहीं। आप ये सोचिए कि इस हिंदुस्तान में पिछले 9 साल में किसी पार्टी की और कांग्रेस की भी ये हिम्मत नहीं थी कि कहे कि हम बीएचपी के ऊपर बैन लगाएँगे। हुँ। उन्होंने बैन लगाने का वादा इलेक्शन से पहले किया। ये नहीं है कि वो मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट की तरह से आ गए, जीत गए और उसके बाद उन्होंने ज़हर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि वादा करके आए हों अच्छे दिन का और जो हालत कर दी। बल्कि इलेक्शन से पहले ही ये वादा कर लिया। ये इमेजिन करना ही मुश्किल हो गया था इस मुल्क के अंदर कि कोई ये बात कह सकता है कि हमें हिंसा बर्दाश्त नहीं है और वो जीत जाएगा हुँ। इलेक्शन और वो भी इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगा। जो तीसरी बात आपने कही उसके ऊपर लौटते हैं कि इलेक्शन अब जो तैयारी है 2024 की उसमें क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है। मेरा मानना ये है कि कुछ भी कर लें ऑपोजिशन के लीडर्स, कितना भी आपस में लड़ाई करें, कितने भी झगड़े करें, कितना भी एक-दूसरे को गालियाँ दें, ये पीट-पीट के सबको ढकेल देंगे एक पाले में। आने वाले वक़्तों में इनका दमन ऑपोजिशन के ऊपर बढ़ने जा रहा है, तमाशे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो फैसिस्टिक होते हैं सरकारें, वो फैसिस्टिक सरकारें एक कदम पीछे हटाना नहीं जानती। हमें हमारे पास इस 10 सालों में कोई एक भी एविडेंस नहीं है इसका सिवाय फार्मर्स के, किसानों के मूवमेंट के अलावा, कि इन्होंने कहीं पीछे कदम उठाया। ऐसा होता नहीं। हुँ। फैसिज़्म आगे से आगे बढ़ता जाता है और उसे एक ही तरीका मालूम होता है हिंसा का तरीका। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक हो जाएँगे। 2024 की तैयारी में जैसे-जैसे खबरें आएँगी और बढ़ता जाएगा खबरों का शोर कि भई हालात पतले होते जा रहे हैं बीजेपी के। शायद ना जीत पाएँ, शायद मेजॉरिटी ना मिल पाए
ये कोशिश करेंगे एक तरफ नई पार्टीज को खड़ी करने के लिए, एनडीए को रिसरेक्ट करने के लिए, ये सब कोशिश हो सकती है कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 10 और पार्टीज हैं, 5 और पार्टीज हैं, छोटे-छोटे गुटों को जुटाने के लिए। पर ये ऑपोज़िशन को पीट-पीट कर एक पाले में कर खरीदने की कोशिश होगी, दूसरा तरीका उन्हें यही आता है। उसमें हो सकता है कुछ बिक जाए, हो सकता है ना बिके। लेकिन मेजॉरिटी जो है ऑपोज़िशन की, उसको ये खतरा साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम आपस में इकट्ठा नहीं हुए, तो हमारा अस्तित्व ही चला जाएगा। डेमोक्रेसी का चला जाएगा, संविधान सबवर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फैशिज्म टेक ओवर कर लेगा। ये बड़ी-बड़ी बातें अभी भी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की समझ में नहीं आई, पूरी तरह से। कहते हैं ज़बान से, पर पूरी तरह ये बात समझ में नहीं आई है कि और मुल्कों में जिस तरह से फैशिज्म ने टेक ओवर किया है, फैशिज्म हमारे देश में भी टेक ओवर कर सकता है। ये एक सिनेरियो है। इसका खतरे की घंटी हर एक को सुनाई दे रही है, पर यकीन नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। यकीन यही है कि यार जनता किसी सूरत से हमें ऊपर पहुँचा देगी, इनसे परेशान होके बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, जनता ऊपर पहुँचा देगी और हम फिर से सत्ता में आ जाएँगे। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, सबको साथ आना पड़ेगा और ये कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये उनके लिए ज़्यादा बड़ी खतरे की घंटी, जो सुनाई दे रही, जो केजरीवाल को दिखाई देगी। कल तक जो केजरीवाल बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, सबको बेईमान बता रहे थे, हर एक को करप्ट बता रहे थे अपने अलावा, वो आज खामोश हैं। वो आज ममता के पास जा रहे हैं, वो आज अखिलेश के पास जा रहे हैं, वो आज नीतीश के पास जा रहे हैं, इन सब के पास जा रहे हैं। क्यों? कल तक तो ये कह रहे थे हम ही धुले हैं बस, हमारे ही कपड़े सफ़ेद हैं और किसी के कपड़े सफ़ेद हैं ही नहीं, सब दागी हैं इस मुल्क में। ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं, ये राउंड होते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऑपोजिशन इकट्ठा होकर के एक ऐसा वर्कआउट करेगा ख्वाब जो अवाम के सामने रख सके, जिसमें डेवलपमेंट हो, जिसमें मोहब्बत हो, प्यार हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उसकी बेसिस के ऊपर हम आगे बढ़ सकें और हर नौजवान को रोज़गार मिले, हर बच्चे को इस देश के अच्छी शिक्षा मिल सके। वैदिक शिक्षा जो है, तरह से ठूसी जा रही है, थोपी जा रही है। अच्छा, ये आपने जो बताया कि शार्प कॉर्नर्स राउंड हो जाएँगे, अपोज़िशन पार्टियाँ एक साथ आने के लिए मजबूर हो जाएँगी या ये मजबूर कर देंगे, धकेल देंगे उस तरफ। तो ऐसी हालत में अगर इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है फिर बीजेपी की हार, और कुछ लोगों का अंदाज़ है कि मोदी जी किसी और का जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होने देंगे। इस किस्म की वीडियोज़ आने लगी हैं सोशल मीडिया पर। क्या हम जो अमेरिका में हमने देखा कैपिटल हिल पर, वहां तक भी जा सकता है हमारा ये जो समाज है जिसमें इतनी नफरत भर दी गई है कि मैं तो अक्सर कहता हूं कि इतना दिमाग खराब कर दिया गया कि अंधभक्त गोबर खाने के लिए भी तैयार हो गए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इतिहास का जो ग्राफ होता है, उसमें जहाँ हम खड़े होते हैं, उससे आगे जब कदम बढ़ाने की बात होती है समाज की, तो उसमें हज़ारों, लाखों इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हम्म, उनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी सबकी होती है, मैं थोड़ा-सा मैथमेटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके जी जी। लिए, पर समझाने का मतलब ये है कि इतिहास तरह-तरह से आगे बढ़ सकता है। इतिहास के ग्राफ पर समाज तरह-तरह से आगे बढ़ सकता है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ राजा मुकर्रर हो जाए, हम वापस चले जाएँ जी। पुरातत्व काल में कि भई अब राजा राज करेगा, बाकी सब गया। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक राजा महाबली आएगा और वो करेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर है,
इसी तरह से अगर कल को देखा जाए तो ये कहना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन जो आरएसएस की तैयारियाँ हैं और जिस तरह से वो कहते रहे हैं कि हम 3 दिन में फ़ौज खड़ी कर देंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप इन पर नज़र डालें और दूसरे मुल्कों में जो कुछ हुआ है, उस पर नज़र डालें, तो फ़ैसिस्ट फ़ोर्सेस हार मानने को बड़ी मुश्किल से तैयार होती हैं। और इसकी रीसेंट एग्ज़ाम्पल आपने दे ही दी कि अमेरिका जिसको सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी कहा जाता था, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स ने किस तरह से हंगामा खड़ा किया कि हम किसी और को प्रेज़िडेंट नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो इलेक्ट होके ही क्यों ना आया। अभी हमको पाकिस्तान में सबवर्ट होते हुए दिखाई दी, वही हाल हुआ। तो ये नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, ना। ख़ास तौर से हमारे यहाँ जिस तरह से क्रिमिनल्स का की शमूलियत साफ दिखाई दे रही है पॉलिटिक्स के अंदर, वो इस तरफ ले जा सकता है मुल्क को। अच्छा, आखिर में वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। ये इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं नई संसद की इमारत की। ये क्या आपको लगता है ये मतलब एक 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 जो दिमाग काम करता है तानाशाही की तरफ बढ़ने वाले इंसान का, वो बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ उतना ही देखना चाहिए या इससे आगे तक की कोई बात है ये? देखिए, इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि जिस वक़्त कोरोना चल रहा था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी दुनिया में, लेकिन ये विस्ता बनता रहा और इसके लिए स्पेशल पावर्स थी कि इसका काम नहीं रोका जाएगा। बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए, लेकिन ये काम सरकार का था, तो कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं कर पाया। बहरहाल ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये इतिहास में लिखी जाएगी मेरे ख्याल में जब भी सेंट्रल विस्ता की बात होगी कि जब हज़ारों लोग मर रहे थे इस देश के अंदर, जब हालात ये थे कि कब्रें बिछी हुई थी गंगा के तट पर, हज़ारों की तादाद में। जब अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं थी, कब्रिस्तान भी भर गए थे और शमशान घाट में 24-24 घंटे और 72 घंटे लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा था, तब ये रिश्ता बनाया। ये याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि लोग भूल जाएँगे। अवाम की मेमोरी को कहा जाता है कमज़ोर होती है, मैं समझता हूँ सबको सब याद रहता है। कब उसका इस्तेमाल किया जाए ये अलग बात है। मीडिया कब उसका इस्तेमाल करता है ये भी अलग बात है। दूसरा सबसे बड़ी बेइज़्ज़ती की बात ये होगी कि हमारे देश के प्रेज़िडेंट को ना बुलाया जाए और वो इनॉग्रेट ना करें। अगर मान लीजिए कल को पार्लियामेंट शिफ्ट की जा रही है यहाँ पर और पुराने घरों को हम छोड़ रहे हैं, जो बेहद खूबसूरत थे और लोग और दुनिया में सब अपना इतिहास बचा कर के रखते हैं, हमारे यहाँ उस इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में प्रेज़िडेंट को ना बुलाना, मैं समझता हूँ कि ये दूसरी ट्रेजेडी होगी इस मुल्क के लिए। ये कहना होगा कि प्राइम मिनिस्टर सब कुछ है और प्रेज़िडेंट कुछ भी नहीं। ये बहरहाल बहुत ही अपोजिशन उस पर मुख्तलिफ तरीके से अपनी बात कह रही है कि वो बाइकआउट करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है। आपने बहुत ही मुनासिब और सही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है इससे ज़्यादा और क्या कुछ कहा जा सकता है। मोदी सरकार जिस तरह से अलग-अलग तरीके से अपने कामों से ये ज़ाहिर कर रही है कि आखिरी फैसला बस वहीं से होगा, बल्कि एक ही आदमी करेगा। वो बहरहाल वो इशारे तो मुसलसल दे रहे हैं कि तानाशाही आ गई है, ये इसको आप कबूल कर लें। सबसे बड़ा तो ये जो अध्यादेश आया है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा इशारा है, वो आपने बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया गौहर रज़ा साहब, आप हमें वक़्त दे देते हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।